गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय। मैं सुनीता मैम, आपकी हिंदी की अध्यापिका फंडी ट्यूटर में आपका स्वागत करती है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों, आप लोग क्लास 7th में आ चुके हैं। नई क्लास, नए बच्चे, नई किताबें, नई अध्यापिका और नई सुनीता मैम। आपको कैसा लग रहा है नई क्लास में आकर के? सब कुछ नया नया। आखिर नया सब कुछ अच्छा ही लगता है कि नहीं लगता है? क्या अगर आपको कुछ नई चीज़ें और पता चले वर्ण के बारे में? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ण है। तो वर्ण आखिर क्या होता है? कितने बच्चे वर्ण के बारे में जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ बच्चों। तो वर्ण का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ऐसे ही हिंदी में हम वर्ण बोलते हैं जिसके अ आ इ ई क ख ग घ इस तरह से हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं हिंदी के। या आप इसको कह सकते हैं लेटर्स, यानी कि अक्षर, है ना। तो बच्चों, जब हम लोग कुछ भी अपनी भाषा बोलते हैं, हम कोई भी बात करते हैं, तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। आप अग्री करते हैं? तो हम क्या अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। और वाक्य किससे बने होते हैं? वाक्य बने होते हैं शब्दों से। और शब्द किससे बने होते हैं? वर्ण से। क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्ण किससे बने होते हैं? क्या आप जानते हैं कि वर्ण किससे बने होते हैं? नहीं जानते? वर्ण तो वर्ण से ही बने होते हैं, क्योंकि वर्ण को हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। अभी हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक आपसे क्वेश्चन है कि वर्ण का दूसरा मीनिंग क्या होता है? एक मीनिंग तो अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होता है, दूसरा वर्ण का क्या मीनिंग होता है? कितने बच्चों को पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फंडी ट्यूटर तो कुछ ना कुछ नई जानकारी देता ही है। तो वर्ण का दूसरा अर्थ होता है कलर्स, रंग, या आप इसको कॉम्प्लेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि वर्ण आखिर क्या है। बच्चों, जब हम कोई बात करते हैं तो हम बात करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? हम वाक्य बोलते हैं। और वाक्य किससे बना होता है? वाक्य शब्दों से बना होता है और शब्द वर्ण से बने होते हैं। अब आपको मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। समझो, मैंने लिखा कमल सुंदर फूल है। तो ये एक वाक्य है और इस वाक्य में कितने शब्द हैं? 1 2 3 शब्द हैं और एक ये है लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 शब्द हैं। अब पहला शब्द ले लो। पहले शब्द को क्या है? कमल। और कमल को अगर हमें इसे तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? क म ल। तो आप देखेंगे कि क म ल ये वर्ण है, इसे हम और नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण क्या हुआ? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हुआ। लेकिन एक बात और यहाँ पर जानने वाली है कि हम जो बोलते हैं, दरअसल वो एक ध्वनि है। वो क्या है? ध्वनि है, जिसे हम साउंड बोलते हैं। ठीक है, कि जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं वही हम सुनते हैं। बोलते समय साउंड निकलता है और हम वही साउंड सुनते हैं। ठीक है, तो हर ध्वनि के लिए हम लोग अपनी बात बोलने के लिए कई ध्वनियों का, कई साउंड्स का यूज़ करते हैं। तो हर ध्वनि के लिए एक एक वर्ण असाइन्ड है, कि हर एक के लिए हर एक साउंड के लिए एक एक चिन्ह है। सपोज मैंने बोला क, तो क एक साउंड है, लेकिन जब मैंने उसको लिख लिया तो वो वर्ण हो गया। क साउंड को हमने जब लिखा तो वो क वर्ण ये है। क्या अगर मैं बोलूँ क और लिखूँ ये, तो क्या ये सही है? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ
कि हर ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह दिया गया है, हमें वही लिखना होता है, तो वही होता है वर्ण। ज़्यादा अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ण विचार क्या होता है? अपनी बात कहने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। शब्दों का निर्माण कई ध्वनियों से मिलकर बना होता है और मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बात ध्यान रखने वाली है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक है। और जब वही ध्वनि को हम लिखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लिखित में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण हमारी भाषा का मेन बेस है। आप कह सकते हैं कि वो जड़ है एक तरह से, कि वो वर्ण क्या है? वर्णों का जो मेल है वो भाषा का कोई भी रूप हो, चाहे वो भाषा मौखिक हो, ओरल हो या रिटन हो, दोनों ही रूप में वर्णों का मेल ही उसका मेन बेस है। भाषा को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको क का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो अब आने वाले उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है, कि वर्ण कितने होते हैं। अब हमारे पास है वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला। अब वर्णों की माला तो ऐसा तो नहीं है कि हम माला पहन लेंगे, माला मीन्स नेकलेस। तो एक वर्णों की क्यू आप बोल सकते हैं, वर्णों की लाइन यानी कि लेटर्स की लाइन। यहाँ पर हमें एक चीज़ ये जानने वाली है कि जो वर्णमाला है उसमें जो अक्षर हैं, उसमें जो वर्ण हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बीच में रख दिया। हम क प ट त ल इस तरह से नहीं लिख सकते। हर एक वर्ण को किस तरह से संजोया गया है, एक तरह से उसको, जैसे कि आप लोगों ने कभी माला देखी होगी, कभी कभी माला में सेम मोती होते हैं, लेकिन कभी कभी माला में बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, कितनी अच्छे डिज़ाइन वाली वो माला बनती है ना। तो एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के अनुसार जो भी लिखा जाता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने वर्ण हैं? 48, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध, मैंने देखो जैसा आपको कहा कि एक सिलसिलेवार समूह होगा, एक ग्रुप तो होगा, लेकिन वो क्रमबद्ध होगा, सीक्वेंस वाइज होगा। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी कहीं भी उठा के रख दिया, नहीं। एक और चीज़ है कि व्यंजन वर्णों में हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। हलंत क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर क म ल लिखा, तो क के नीचे हलंत, म के नीचे हलंत, ल के नीचे हलंत, कि ये बात हो रही है सिर्फ व्यंजन वर्णों में, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्णों की बात हो रही है कि व्यंजन में हम हलंत लगाते हैं, क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं उनमें कोई स्वर नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई स्वर नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि मैम स्वर क्या होता है? हम लोग स्वर भी पढ़ेंगे और व्यंजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुद्ध बनाए रखने के लिए हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन के साथ हलंत चिन्ह लगाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारे जितने भी व्यंजन हैं उन सब में हमने हलंत लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने भेद हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 भेद हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो जो अब आप देखो यहाँ पे स्वर है और व्यंजन है। स्वर क्या होता है? वावल्स। और व्यंजन क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। अब आप बोलेंगे मैम इंग्लिश में तो वावल्स AEIOU होता है ना। बेटा यहाँ तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में हिंदी के अक्षर होंगे, हिंदी में हिंदी के वावल्स होंगे और हिंदी के कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके ये जानेंगे कि स्वर के भी कितने भेद होते हैं, व्यंजन के भी कितने भेद होते हैं। ये चीज़ आपको नहीं पता होगी ना, सोचते होंगे क ख ग घ कुछ भी होगा, है ना, आसान था ना।
अभी भी आसान होगा, बस हमें सिर्फ इसको समझना है। ठीक है, तो स्वर हमारे होते हैं तीन तरह के स्वर होते हैं, तीन तरह के स्वर होते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो अब हमारे पास स्वर आता है। स्वर क्या है? स्वर हमारे पास कुल कितने हैं? स्वर वर्णमाला में 11 हैं। कितने स्वर हैं? 11। ये इंडिपेंडेंट है ना। जैसे कि अब इसको कह सकते हैं ये स्वतंत्र हैं। इनको बोलने के लिए किसी और स्वर की या किसी और वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में संपूर्ण है। ये कहीं से भी इनको किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं स्वर। आप देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। ये चीज़ भी समझिए कि स्वरों के जो प्रोनंसिएशन है उसमें हमारी जीभ मुंह में कहीं पर भी टच नहीं होती है कि जिससे हवा रुके, जिससे कोई और साउंड निकले। कि अगर हम क भी बोलते हैं तो हमारा यहाँ पर सबसे एंड में गले पर, यहाँ पर हमारी जीभ ऊपर गले को टच करती है। इस तरह से क का साउंड निकलता है। तो कहीं ना कहीं जो भी व्यंजन है उसमें जीभ का यूज़ होता है हवा को रोकने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। स्वरों में कोई रुकावट नहीं होती, बिना किसी रुकावट के हवा बाहर निकलती है। तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। कि स्वर जो होते हैं वो जब हम व्यंजन का प्रोनंसिएशन करते हैं, जब हम कॉन्सोनेंट्स का प्रोनंसिएशन करते हैं, तब हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है। तो हमारे पास कुल कितने स्वर हैं? 11। कैसे? आइए देखते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। आप गिन के देखो, ये 11 होंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अब ये जानेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे स्वर के भी भेद होते हैं, हमें तो सब एक जैसे लग रहे हैं। स्वर के भी भेद होते हैं, 11 है तो क्या है, अभी आप इसके बारे में भी जानेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के होते हैं 3 भेद। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत। तो ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे, दीर्घ स्वर ह्रस्व से दोगुना टाइम लगे, और प्लुत होता है जहाँ पे ह्रस्व का 3 गुना टाइम लगे। ठीक है, तो वो हो गया प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हमें इसका नाम याद रखना पड़ेगा बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा लगती है। एक मात्रा लगती है। अब आपको अभी ये भी समझाते हैं कि यहाँ पे मात्रा का क्या मतलब है। एक मात्रा लगती है, ठीक है, यानी कि इसका साउंड थोड़ा सा कम होता है, इसको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि आप री तक, इंक्लूडिंग री तक में जितने भी छोटे वाले स्वर हैं वो सारे के सारे ह्रस्व स्वर होंगे। 1, 2, 3 और री। ठीक है, बहुत आसान है इसे याद करना। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास स्वर के भेदों में हमने पहला समझा ह्रस्व स्वर। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। तो जितने भी बचे हुए स्वर हैं, आप देखिए यहाँ पर जितने भी बचे हुए स्वर हैं, जितने भी, जो कि मैं अभी नीले से अंडरलाइन करती हूँ, ये वाले, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं।
तो कुल कितने हुए? अब देखो 4 हमारे पास ह्रस्व स्वर हो गए, 2 3 4, और बाकी बचे हुए कितने हुए? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। 8 हुए ना, तो वो सारे के सारे दीर्घ स्वर हो गए। अब आप सोचेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि 3 होते हैं, 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व भी हो गया, दीर्घ भी हो गया, अब प्लुत कहाँ से लेकर के आएंगे? प्लुत स्वर, इनको बोलने में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब ये होते स्वर ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखो आ ई उ ए ओ, तो कैसे बोलते हैं? जैसे हम लोग मूवीज़ में गाने देखते हैं, कभी गाने सुनते हैं, तो क्या बोलते हैं? कैसे होता है? आ, 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 इस तरह से गाना बजता है ना, तो ये एक्चुअल में प्लुत स्वर होता है, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल स्वर ही होते हैं, लेकिन ये इनको हमने अलग से स्वरों में नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को स्वर समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो, और अगर आपने फंडी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। अब है स्वरों की मात्राएं। क्या आप जानते हैं कि स्वरों की मात्रा होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वर कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। तो व्यंजन में हमेशा स्वर लगता ही लगता है। अगर हम ये बोलें कि क है, तो क में क हलंत के साथ में अ जुड़ा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। ऑटोमेटिकली अ जुड़ा होगा। अगर आप इसको संपूर्ण देखो बिना हलंत के, तो अ क्या है? अ स्वर है। इस तरह से जब भी व्यंजन के साथ में स्वर आता है तो वो मात्रा का रूप ले लेता है, ठीक है। साउंड के अनुसार अगर साउंड कु आ रहा है तो फिर वहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी। इस तरह से व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, और स्वर इंडिविजुअल हैं, स्वर इंडिपेंडेंट हैं। वो एज लेटर्स भी यूज़ होते हैं और एज मात्रास भी यूज़ होते हैं। तो स्वरों की कुल कितनी मात्राएं हैं? ऑब्वियस सी बात है, जितने हमारे स्वर हैं 11, उतनी मात्राएं होगी। लेकिन एक चीज़ और है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ एक व्यंजन को संपूर्ण बनाता है, ठीक है। तो बड़े आ की मात्रा में एक डंडा होता है, छोटी ई मात्रा लेफ्ट साइड से आती है, बड़ी ई मात्रा राइट साइड से आती है, छोटे ओ की मात्रा इस तरह से, बड़े ओ की मात्रा इस तरह से, ए की मात्रा में 1, ए की मात्रा में 2, ए ओ की मात्रा में एक स्टिक के साथ में 1, और ओ की मात्रा में ये। तो इस तरह से हमारी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अगर आपको स्वरों की मात्राओं में दिक्कत है, आपको लगता है कि आप कुछ गलती कर देते हैं, तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक वीडियो आपको स्वर की मात्राएं समझाने के लिए भी बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो, फंडी ट्यूटर को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अब हमारे पास आया आयोगवाह। बच्चों आप लोग बोलेंगे मैम आपने आयोगवाह के बारे में तो पहले नहीं बताया था। बिल्कुल नहीं बताया था, लेकिन आयोगवाह हमारे स्वरों का एक तरह से हिस्सा कहे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आयोगवाह का प्रोनाउंसिएशन हमारे स्वरों से होता है। कैसे? अब आप बोलेंगे आयोगवाह होता क्या है? आयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। तो अब ये क्या है? अनुस्वार एक तरह का डॉट होता है, विसर्ग में साइड में 2 डॉट होते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जब हमें ये बोलना होता है तो हम कैसे बोलते हैं? अन, है ना। तो पहले अ आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्वर का यूज़ किया।
ऐसे ही विसर्ग को बोलना होता है अह, तो हमने पहले अ बोला और उसके बाद हमने ह बोला, तो इस तरह से अ का प्रोनाउंसिएशन पहले आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमने स्वर का यूज़ किया, तो हम कह सकते हैं कि इसको हमने स्वरों की श्रेणी में ही रखा है, अनुस्वार और विसर्ग को। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में और अधिक। आयोगवाह वे ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। इनका प्रयोग स्वरों के ठीक बाद किया जाता है। ये दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार और विसर्ग के बारे में भी मैंने आपको बताया, जैसे इसका प्रयोग केवल नासिका से होता है, अनुस्वार का अंत, कंठ, गंदा। ऐसे ही विसर्ग, इसका उच्चारण स्वर के ठीक बाद ह के साथ होता है, जैसे प्रायः, अतः। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो व्यंजन को प्रोनाउंस करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये व्यंजन कहलाते हैं और ये कुल 33 है, 33। तो आइए देखते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के भी भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसके बाद हमारे जो होते हैं वो एक्चुअल व्यंजन के उसमें रखे गए हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। स्पर्श यानी कि टच। इसका मतलब है कि जो भी हम बोलते हैं उसमें हमारी जीभ कहीं ना कहीं टच करती है। अभी हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन कैसे होता है। ठीक है, फिर है अंतस्थ व्यंजन, जो कि हमारे जीभ के टच करने जैसा नहीं होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, वो ऑलमोस्ट स्वर जैसा होता है। और ऊष्म होते हैं जो थोड़े से हेवी वर्ड्स होते हैं, हेवी लेटर्स होते हैं, जिनको बोलने में कुछ रगड़ सी लगती है और बोलने में कुछ हल्का सा वर्णों में गर्माहट आती है। अब गर्माहट इतनी नहीं आती है कि हमारा गला जल जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग व्यंजन के वर्णों के भेद के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में जीभ कहीं ना कहीं मुख में कहीं ना कहीं छू रही होती है और इनकी संख्या है 25। तो ये टोटल 5 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, अब देखो क वर्ग, तो क के जितने भी लेटर्स हैं पांचों, वो कंठ से स्पर्श करते हैं, यानी कि गले से। आप देखोगे क ख, आप बोल के देखो। फिर च वर्ग, तो इनका उच्चारण तालु से स्पर्श होता है। कैसे? तालु क्या होती है? अब आप बोलोगे तालु क्या होती है? बच्चों, तालु ऊपर की पैलेट होती है, जहाँ पर जब हम मुंह बंद करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की ओर टच करती है। इसी तरह से च, आप बोल के देखो, आपको लगेगा कि हम तो दांतों का प्रयोग कर रहे हैं। सोच के देखिए, क्या हम लोग अपनी जीभ दांत के पीछे छुआ रहे हैं या अपनी जीभ ऊपर छुआ रहे हैं? उसे बोलते हैं त। नो, उसे बोलते हैं च, तालु। फिर आता है ट वर्ग, जिसको मूर्धा के स्पर्श करने से, यानी कि ऊपर हम टच करते हैं लेकिन जीभ की टिप हमारी ऊपर टच करती है, तो वो हो गया मूर्धा। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ। तो ये जो स्पेशल लेटर्स है ना, ये भी इसी के अंदर आते हैं। फिर आता है त वर्ग, इनका उच्चारण दांतों के स्पर्श से होता है, यानी कि दांतों को हम लोग अपनी टीथ के पीछे जीभ टच करते हैं। ठीक है, तो आप बोल के देखो त, थ, द, ध, न। ठीक है, फिर आता है प,
तो जितने भी प के लेटर्स हैं पांचों, उनका उच्चारण होठों के स्पर्श से होता है। प, फ। अब आप बोलेंगे मैम ये फ है? हाँ, ये फ ही है, इसे फ कहा जाता है, न कि फ। इसे फ कहा जाता है। अगर हमने इसके नीचे बिंदु लगा दिया तभी यहाँ पर फ होगा, अदरवाइज ये फ ही कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए होठों के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आप बिना सोचिए कि मैम फ तुमको अजीब लगता है, नहीं, ये फ होता है। फ से फल, फ से फूल, फ से फारसी, फ से फरास। ठीक है, तो हर चीज़ का अलग अलग साउंड होता है। तो इस तरह से आप देखोगे हमारे पास हर वर्ग में 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो 5 ग्रुप में 5 लेटर्स हुए, तो कुल कितने वर्ण हो गए? 25। ठीक है, 25 व्यंजन है हमारे स्पर्श व्यंजन में। अब हमारे पास आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। ठीक है, जीभ किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। जैसे कि य, र, ल, व। अब आप देखोगे जब आप य बोलते हो तो आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है, आप पहचान नहीं पाओगे कि आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है। ऐसे ही र, ल, व, आपको पता नहीं चलेगा कि जीभ आपकी कहाँ टच हो रही, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये स्वर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे वर्ण व्यंजन के भेद पर, वो है ऊष्म व्यंजन, जिसका मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस करते समय मुख से जो हमारी श्वास होती है, जो हमारी सांस होती है, या बोलते समय हम जो हवा बाहर निकालते हैं, वो हल्की सी रगड़ खाती है, जिससे थोड़ी सी बहुत मामूली सी गर्मी पैदा होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये लेटर्स थोड़े से हेवी होते हैं, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह। ठीक है, ये जितने भी हेवी लेटर्स हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कमेंट करके बताओ बच्चों। हम भी तो देखें आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। और जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब करो। फिर आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जिसमें पहला संयुक्त व्यंजन एक्चुअल में 2 व्यंजनों का मेल है। पहली चीज़ कि ये 2 व्यंजनों का मेल है, जिसमें पहले में कोई स्वर नहीं होता और दूसरे में स्वर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी, अच्छा आप लोगों को पता है कि हमारी वर्णमाला में कितने स्वर, कितने व्यंजन हैं? मेरा मतलब है हमारे वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? कमेंट करके बताओ, मैं भी तो देखूं आपको कितना याद है। शाबाश। तो अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे पास कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से, देखो 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये 4 हैं। जैसे श और र मिलके बना श्र, फिर क और श मिलके बना क्ष, फिर बना ज और य मिलके ज्ञ, फिर त और र मिलके बना त्र। ठीक है, तो अब आप जब बोलोगे श्र, तो आप शर नहीं बोल रहे हैं, आप श्र बोल रहे हैं। ठीक है, तो अ का साउंड किसके साथ में आ रहा है? र के साथ में आ रहा है, लेकिन श आधा है ना,
इसलिए श के साथ में अ नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये कुल संयुक्त व्यंजन 4 है। हमारे पास कुछ और भी ऐसे व्यंजन हैं जो कि जिसको हम बोल सकते हैं हाफ लेटर लेटर्स, जिसमें कि आधा लेटर यूज़ होता है। एक और तरह का हमारे पास संयुक्त व्यंजन आप कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम कुछ और है, जिसमें सेम लेटर्स 2 बारी आते हैं लेकिन पहला लेटर आधा होता है। आइए जानते हैं कि वो कौन से होते हैं। उन्हें बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। उन्हें क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो पहला जो उसमें व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा वो स्वर के साथ में होता है, लेकिन दोनों ही सेम होते हैं। आप देखिए कैसे, जैसे है यहाँ पर बच्चा का उदाहरण। तो हाफ च और च दोनों सेम लेटर्स हैं, लेकिन पहला बिना स्वर के है और दूसरा स्वर के साथ में है। ऐसे एग्जाम्पल है पक्का, आधा का यानी कि बिना स्वर का और ये। इसी तरह से सच्चा, पट। ठीक है, फिर है व्यंजन संयोग कि 2 अलग व्यंजन के मेल से बना रूप व्यंजन संयोग कहलाता है, ये भी हाफ लेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धि। अब आप यहाँ पे बुद्धि को देखो, अगर हम इस तरह से लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो आप देखो इसके नीचे हलंत है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, और अगला जो है उसमें स्वर है, तो हाफ लेटर वर्ड इसको हम लोग व्यंजन संयोग बोलते हैं। दरअसल इसे भी हम संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को जो जो समझाया गया वो आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं भी तो देखूं आपको कितना याद है। शाबाश, वर्ण कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? नाम बताओ। 5 सेकंड आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों हमारे पास कितने जो 2 स्वर्ण के नाम 2 वर्ण हैं वो कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो बच्चों स्वर कितने हैं आपको याद है? कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। तो स्वर हमारे पास 3 हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। शाबाश बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि व्यंजन कितने हैं? किसको याद है? कितने तरह के व्यंजन हैं हमारे पास? कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। हमारे पास व्यंजन है 3 तरह के। कौन कौन से? नाम बताओ जल्दी से मुझे बच्चों उनके, कमेंट करके। 5, 4, 3, 2, 1। हमारे पास है स्पर्श और स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और मैं आपको दिखाती हूँ स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि य, र, ल, व है। ठीक है, और हमारे पास संयुक्त व्यंजन में कितने संयुक्त व्यंजन हैं आपको याद है? 4। वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वो सब समझ में आया, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन भेद, यानी कि श्वास वायु बोलते समय जो हम वायु बाहर निकालते हैं उसके आधार पर व्यंजन के भेद वो 2 हैं। कौन कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण जिसको बोलने में बहुत कम मेहनत लगती है, और महाप्राण जिसको बोलने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहला है अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण से श्वास की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये इस प्रकार हैं, ये वाले, जो कि जितने हमारे पहले तो 5 जो वर्ग हैं, ये जो 5 वर्ग हैं उसका पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है,
वो हमारे अल्प प्राण होंगे और साथ में हमारे अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं महाप्राण पर। महाप्राण को बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये थोड़े से हैवी होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये होंगे 5 जो हमारे वर्ग थे, क च ट त प, है ना, च ट त प, उसका दूसरा और चौथा वर्ण और श श स ह और विसर्ग वाले जो हमारे व्यंजन होंगे वो होंगे महाप्राण। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान तरह के व्यंजन हैं जिनको पहचानना बहुत आसान है। सिर्फ आपको गिनती याद रखनी है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। महाप्राण में दूसरा और चौथा श श स ह और विसर्ग। ठीक है बच्चों, अब तक हमने जो भी पढ़ा आशा करती हूँ आपको समझ में आया। जो अगर न समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आप लोगों को ये व्यंजन समझ में आए कि नहीं आए, श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे कि उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन। ठीक है, तो उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन, जब भी हम बोलते हैं कोई भी व्यंजन तो उसका एक उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, कि जैसे क मैंने बोला तो उसका उच्चारण स्थान कंठ है, च बोला तो उसका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, ऐसे ही एक सेम यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, ये वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। क वर्ग, तो क वर्ग के सारे लेटर्स कंठ से बोले जाते हैं, च वर्ग के सारे लेटर्स तालु से बोले जाते हैं, ट वर्ग के सारे लेटर्स मूर्धा और त वर्ग के दांत और प वर्ग के होंठ। ठीक है, बहुत आसान है। और नासिका के जो होते हैं वो हमने आपको बताया अनुस्वार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को अभी भी कोई भी परेशानी है हिंदी से संबंधित, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक जो भी पढ़ाया गया आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो और फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।